हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का हड़प्पा संस्कृति। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा संस्कृति, जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि C14 एक कार्बन पद्धति है। इसके द्वारा समय का पता लगाया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शासनकाल मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे समय काल की बात कर रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो 2350 ईसा पूर्व क्या है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो यह सबसे पहली व्यवस्थित सभ्यता थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहली व्यवस्थित सभ्यता कौन सा है, मिस्र की सभ्यता, नील की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो आप किसे चूज करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है पहली व्यवस्थित सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और क्यों इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, इसका एक रीजन है, इसे आप यही समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि हड़प्पा काल से जो अभिलेख मिले हैं, जो लेख मिले हैं, वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इसी कारण उसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसा आप जानते हैं कि इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्यैतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो होता है उसमें न लेख मिले हैं, न लेख को पढ़ा जा सका, यानी लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला है, न पढ़ा जा सका, इसलिए उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या है, जैसे हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता में लेख मिले हैं, क्या है? लेख तो मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए उसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं आप जानते हैं अशोक के जो अभिलेख हैं उसे पढ़े जा सके हैं। जैसा आप जानते हैं कि 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो उसे इसीलिए जब पढ़ा, अभिलेख मिला भी है, लिखित साक्ष्य मिला भी है और उसे पढ़ा भी गया, इसीलिए उसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। जब हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख मिले हैं, लेख मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, जब उसे भी पढ़ लिया जाएगा तो हड़प्पा सभ्यता को भी क्या कर दिया जाएगा? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख दिया जाएगा। लेकिन अभी कोई इसकी पुष्टि नहीं है। तो आप यही समझिए कि जो जहाँ लिखित साक्ष्य मिले हो लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका हो, ऐसे काल को हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, तो आप सुमेरियन सभ्यता को चूज करेंगे। क्या? सुमेरियन सभ्यता को। लेकिन यदि क्वेश्चन बन जाए कि पहली व्यवस्थित सभ्यता कौन है, तो आप हड़प्पा सभ्यता को क्या करेंगे? चूज करेंगे। ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने लिखने का भी प्रयास किया है कि जिससे आपको आसानी से सरल शब्दों में समझ में आ जाए। तो आदि ऐतिहासिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि पुरातात्विक खुदाई क्या है, जो पुरातात्विक खुदाई हुआ है और वहाँ से जो लेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, साहित्यिक ग्रंथ मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। क्या है? उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ की लिपि क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ की लिपि क्या है? तो यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक है। इसे क्या है? भाव चित्रात्मक है। केवल फिगर के, यानी मछली का चित्र मिला है, सिक्कों का चित्र मिला है, तो उसमें कुछ भावों के द्वारा उसका क्या भाव होता है, यही अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता। और इसे बुस्टोफोरम क्या है? बुस्टोफोरम शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक ना ऑप्शन में मिले, अगर बुस्टोफोरम शैली का जिक्र होता है, तो आप बुस्टोफोरम शैली को टिक करेंगे, चूज करेंगे। और यहाँ से लगभग 400-500 संकेत मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से लगभग 400 से लेकर 500 तक संकेत मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता के मुहर किस चीज़ के बने होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर जो मुहर होते वो सेलखड़ी के बने होते थे। किसके बने होते थे? सेलखड़ी के बने होते थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किसके बने होते थे? तो सेलखड़ी के बने होते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यानी पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी।
तो इसके सर्वप्रथम कहते हैं जज थे, और इनके अंतर्गत सर जॉन मार्शल का आप लोग नाम सुने होंगे। इनके नेतृत्व में ही क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। और सर्वप्रथम 1921 में, कब, सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। कब की थी, हड़प्पा की खोज की थी। और ये पाकिस्तान में कहाँ है, साहिवाल, ये वर्तमान क्षेत्र में साहिवाल जिला में है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। इसके जो उत्तरकर्ता कौन थे, तो राम बहादुर यानी राय बहादुर दयाराम साहनी थे। और उत्तरकर्ता भी इसमें कई लोग शामिल हैं, जैसे आप लोग नाम सुनेंगे मार्टिन म्यूलर, व्हीलर का, माधव स्वरूप वर्ष का, ये लोग शामिल थे। और ये रावी नदी के किनारे, हड़प्पा के रावी नदी के किनारे यहाँ पे मतलब हड़प्पा सभ्यता मिला था। हड़प्पा नामक खोज कहाँ थी, तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो रावी नदी के किनारे थी। अब देखिए हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिला है और मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले, किस जगह से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम अपना यहाँ पे बैकग्राउंड एक बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, जिससे हमें पढ़ने में क्या हो, सरलता महसूस हो और आसानी से हम पढ़ सकें। और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो सिंध प्रांत के, पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। कब हुई थी, 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ये वन लाइनर के रूप में फॉर्मेट में मैं लाया हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सकें। देखिए कुछ घाटी सभ्यता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिए और याद भी कर लीजिए। हुआंगाहो नदी घाटी की सभ्यता कहाँ है, तो ये चीन की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। सिंधु घाटी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, दजला फरात घाटी, यह है दजला फरात घाटी का जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दजला फरात घाटी जो है वो मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नील नदी घाटी, तो नील नदी घाटी आप जानते हैं मिस्र की सभ्यता है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। नील नदी घाटी जो है मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का नामकरण के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। तो जैसा आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में यानी राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता के नाम से इसलिए जाता है क्योंकि इसे कई जगह ऐसे हैं जो सिंधु नदी के क्षेत्र में मिले हैं, अगल बगल में मिले हैं, तो इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। और तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जाने जाते हैं कि सिंधु जो नदी थी उसकी घाटियों में कई सारा ऐसा उत्खनन हुआ तो वहाँ से स्थान मिला है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों जाना जाता है, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका जो स्थान मिले, इसके जो स्थान मिले उत्खनन करने पे, तो सिंधु और सरस्वती घाटी में मिला है, इसलिए इसे सिंधु घाटी यानी सिंधु सरस्वती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन जैसा आप इलाहाबाद प्रयाग में जानते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती तीन लोग का संगम है, तो यही समझ लीजिए कि इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं घाटियों में जो खुदाई हुआ है तो वहीं से स्थान मिला है, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति यानी सिंधु घाटी सभ्यता को अर्थात हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बात आप याद रखिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, इसे काशीगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ताबा प्लस 3, इस सभ्यता में ताबा प्लस 3 मिला के कांसा का प्रयोग किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप था वहाँ पे काशीगीन सभ्यता के नाम से जाने लगा, क्योंकि ताबा प्लस 3 मिलाकर कांसा का प्रयोग होने लगा, इसलिए इसे काशीगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक,
नेक्स्ट चलते हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि C14 कार्बन पद्धति है, जिसके अनुसार समय जो था हड़प्पा सभ्यता का वो 2350 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व आप ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व यानी BC, और 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखिए कुछ विद्वान हैं यहाँ पे, इतिहासकार हैं, उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का शासन काल यानी समय काल, में मेरे मुंह से बार बार शासन काल निकल रहा है तो आप समय काल से ध्यान रखिए कि समय काल क्या था हड़प्पा सभ्यता का। तो यदि आपके एग्जाम में C14 कार्बन पद्धति से पूछता है तो आप 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चूज करेंगे। लेकिन यदि किसी विचारक के अनुसार पूछ देता है तो आप उसे ध्यान में रखते हुए आंसर को चूज करेंगे। तो आप जानते हैं कि सर मार्टिन व्हीलर जो थे वो 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक बताए हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो समय है सर मार्टिन व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक बताए हैं। कहाँ बताए हैं? 2500 से लेकर 1500 BC तक। और DP अग्रवाल महोदय जो हैं वो कहते हैं कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। तो ये एकदम फैक्ट बताए हैं। DP अग्रवाल जी कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का समय था वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। एक मैके हैं, तो मैके कहते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक। ये तो तर्कसंगत नहीं लगता है। और मार्शल जी पूरा उसे जो जिनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन हुआ था, खोज हुआ था, तो ये कहते हैं 3250 से लेकर 1750 ईस्वी तक। ठीक है, तो आप अलग अलग विचारकों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार, इतिहासकारक के अनुसार आप एक बार ध्यान दे देंगे। तो सर मार्टिन व्हीलर ने 2500 से 1500 बताया है, DP अग्रवाल ने 2500 से लेकर 2350 से लेकर 1750 बताया है, और माइके ने 2800 से लेकर 2500 बताया है, और मार्शल ने कितना बताया है? 3250 से 1750 बताया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम जाति कौन थी? आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन बन जाए कि सिंधु क्षेत्र में यानी हड़प्पा सभ्यता में आने वाली प्रथम जाति कौन थी, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी। कौन थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। यहाँ पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ताम्र प्रसार किसी संस्कृति में हड़प्पा का विकास हुआ। जब ताम्र प्रसार किसी संस्कृति चला था तो उसी समय, उसी काल में हड़प्पा सभ्यता का भी क्या होता है? विकास हो जाता है। देखिए कुछ संस्कृत पूछा जाता है और ये कहाँ पूछा जाता है, कहाँ से संबंधित है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो यहाँ पे एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए। कुल्ली नाल संस्कृत, कुल्ली नाल संस्कृत जो है कहाँ की है? तो बलूचिस्तान। कहाँ है? बलूचिस्तान। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। सोथी संस्कृत, तो सोथी संस्कृत कहाँ संबंधित है? तो राजस्थान से सोथी संस्कृत संबंधित है। सिंधु संस्कृति, तो सिंधु संस्कृति हड़प्पा सिंध से संबंधित है, और झूकर झाकर संस्कृति चंद्रहुदरों से संबंधित है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए सिंधु घाटी का जो भौगोलिक विस्तार हुआ था, जो सिंधु घाटी का भौगोलिक विस्तार हुआ था, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता भौगोलिक विस्तार वो त्रिभुजाकार के रूप में है। क्या है? त्रिभुजाकार के रूप में है। और इसका जो स्थान है वर्तमान में वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन पहले क्या था? ये पहले 13 लाख वर्ग किलोमीटर के रूप में था। लेकिन इसका जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो इसका खुदाई हुआ और अनेक नगर मिले, अनेक स्थान मिले, और इससे इसका क्षेत्र बढ़कर 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। तो आप अगर ऑप्शन में 20 लाख वर्ग किलोमीटर मिलता है तो आप इसे ही चूज करेंगे। देखिए भारत के स्वतंत्र होने के बाद सर्वाधिक खुदाई जो हुआ है गुजरात में ही हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो थी नगर नियोजन था। यानी उतने पुराने समय में, आप इस समय प्रेजेंट टाइम में शहर की देख रहे हैं, तो उस हिसाब से उससे इस समय की व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था उस समय हड़प्पा सभ्यता में थी। इसीलिए इसे नगर नियोजन यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी। हड़प्पा जो था किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्या है? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। चंद्रहुदरो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है,
तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपके स्थान से होगा कि कौन सा, एक मैं चार्ट के रूप में लाऊंगा उसे कि कौन सा स्थल जो है कहाँ संबंधित है, इसके उथनकर्ता कौन है, किस वर्ष में हुआ है, प्रमुख नदी क्या है, मतलब किस नदी के किनारे बसा हुआ है और वहाँ से क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। तो आप एक नज़र में उसे देख लेंगे तो आपको आसानी से उस पर कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक मैं